Hello, good morning to all of you. My name is Manju Thakur and my YouTube channel name is Nurses Classes. आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है एसिड बेस। स्टार्ट करते हैं हम एसिड बेस। सबसे पहले हम एसिड बेस में क्या जानेंगे, पीएच। ठीक है कि पीएच क्या होता है, व्हाट इज़ द पीएच। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पीएच। तो पीएच जो है वो हमें क्या बताता है कि कंसंट्रेशन कितनी है H+ आयंस की, कितनी कंसंट्रेशन है H+ आयन की, इसका पता हमें किससे चलता है, किसी भी वैल्यू की पीएच से। ठीक है, अगेन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीएच के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की पीएच। तो ब्लड की पीएच जो है वो कितनी होती है हमारी 7.35 टू 7.45। अगेन हम बात करते हैं सबसे पहले हमने किसकी ले ली, ब्लड की पीएच ले ली। ब्लड के बाद हम लेते हैं टीयर की, कि टीयर की पीएच जो है नॉर्मल कितनी होती है, तो 7.2 से लेके 7.4। अगेन हम बात करते हैं कि पीएच ऑफ द सीमन, सीमन की नॉर्मल पीएच जो है वो कितनी होती है, तो 7.4 से लेके 7.8। अगेन हम बात करते हैं कि पीएच की जो स्किन की पीएच है वो कितनी होती है, तो स्किन की पीएच होती है हमारी 7.4 तक। इसके बाद हम बात करते हैं कि द पीएच ऑफ द वेजाइना। तो वेजाइना की जो पीएच है वो नॉर्मल रेंज में कितनी होती है, तो 3.5 से लेके 4.5 तक। तो इस तरह से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पीएच रहती है जिसको कि हम जिसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं कि पीएच स्केल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल जो होता है हमारा वो नॉर्मल होता है 0 से लेके 14 तक। अब इसका मिड पॉइंट होता है हमारा 7। ठीक है, तो जो 7 से लेफ्ट साइड होगा उसको तो हम क्या मानेंगे कि ये है, ऐसे ये बताएगा हमारी एसिडिक वैल्यू, और जो कि 7 से अबव पीएच होगा वो हमारी बताएगा एल्केलाइन वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरह से एसिडिक और और ये हमारी एल्केलाइन रहेगी, और ये जो रहेगा हमारा 7 पॉइंट में, ये हमारा क्या पीएच बताएगा, ये बताएगा हमारा न्यूट्रल। ठीक है, अब बात आती है H+ आयंस की। ये हमेशा याद रखना है कि जब एसिडिक में जा रहा है पीएच तो हमारा जो H+ आयंस होंगे उनका लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन एल्केलाइन में मतलब कि एल्केलोसिस होगा तो उसमें जो H+ आयंस है वो हमारे डिक्रीज्ड होंगे। ठीक है, अब मैं अगेन आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में बताना चाहूंगी कि पीएच का जो है वो हमारे सोडा बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किस तरह से प्रोपोर्शंस रहेगा। अब हम बात करते हैं कि पीएच जो है वो पीएच, तो पीएच का अगर हम बात करें कार्बोनेट के साथ में इसका किस तरह से रहेगा, तो पीएच का जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस रहेगा किसके साथ, सोडा बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पीएच का लेवल बढ़ेगा तो HCO3 का लेवल भी बढ़ेगा, मतलब कि सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ेगा, और अगर पीएच का लेवल डिक्रीज्ड होगा तो सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल भी डिक्रीज्ड होगा। ठीक है, आगे मैं आपको लिख के बताती हूँ कि जैसे हमारा पीएच अगर इंक्रीज्ड हुआ तो रिजल्ट में क्या होगा कि हमारा जो HCO3 है ये भी हमारा इंक्रीज्ड होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हम पीएच की, पीएच अगर हमारा डिक्रीज्ड होगा तो हमारा जो HCO3 है इसका लेवल भी डिक्रीज्ड होगा। ठीक है, अब हम सेकंड फार्मूले की तरफ चलते हैं। सेकंड फार्मूला जो हमारा रहेगा पीएच को लेके वो रहेगा कि पीएच का क्या रिलेशन रहेगा डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो पीएच इनडायरेक्टली प्रोपोर्शंस में होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शंस में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पीएच का लेवल इंक्रीज जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज जाएगा तो पीएच का लेवल डिक्रीज जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको फॉर्मूले में लिख देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल डिक्रीज जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा पीएच जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारा पीएच का रिलेशन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और सोडा बाइकार्बोनेट के साथ। अब मैं आपको इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से हम जब भी हमने पेशेंट का एसिड बेस बैलेंस या पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस को देखना होता है तो हम किस तरह से सैंपल लेते हैं, कहाँ से हम सैंपल लेते हैं, कौन सी मोस्ट कॉमन साइट रहेगी। तो मैं आपको किसके बारे में बताने जा रही हूँ, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ ABC के बारे में जो बताने जा रही हूँ। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस ABC। ठीक है, तो ABC करने के लिए या हम बोल सकते हैं कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ABC का पता लगाने के लिए हम जिस टेस्ट को अप्लाई करते हैं उस टेस्ट का नाम होता है एलिन टेस्ट।
ठीक है। तो एलिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुना है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो एलिन टेस्ट है उसको हम कौन सी आर्टरी को पंक्चर करते हैं, ठीक है। तब तो हमारा क्या रिस्पॉन्स जाएगा कि हम रेडियल आर्टरी को पंक्चर करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए कि जब हम एलिन टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सी आर्टरी की पेटेंसी चेक की जाती है, तो उसमें हमारा आंसर क्या जाएगा, उसमें हमारा आंसर जाएगा अल्नर आर्टरी। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं नीडल को इंसर्ट करने के लिए एलिन टेस्ट में। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम रेडियल आर्टरी को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी हम कौन सी आर्टरी को देंगे, तो फीमोरल आर्टरी को देंगे, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, एबीसी के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हमारा रहता है एलिन टेस्ट, ठीक है। एलिन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो आर्टरीज होती है, एक तो होती है हमारे पास रेडियल आर्टरी और सेकेंडली जो होती है वो होती है हमारे पास अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी, तो इस आर्टरी में जो है वो हम निडल को इंसर्ट करेंगे और इसके द्वारा जो है वो हम उसकी इस आर्टरी अल्नर आर्टरी की हम पोटेंसी को चेक करेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इस प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम एबीसी का सैंपल्स लेंगे, एलिन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले हमने पेशेंट्स को जो है वो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद जो है वो हमने अपने फिंगर के साथ पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी है उसको कंप्रेस करना है 4 to 6 सेकेंड के लिए। उसके बाद जो है वो हमने पेशेंट का जो हैंड है, ठीक है, पेशेंट जब हमने रेडियल आर्टरी को कंप्रेस कर दिया तो उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कि पेशेंट्स के हैंड में ब्लड सप्लाई को देखना है। अगर तो ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छी तरह से, मतलब कि अल्नर आर्टरी अगर अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई दे रही है तब तो जो हमारे हैंड की स्किन होगी वो पिंकिश नजर आएगी। लेकिन अगर अल्नर आर्टरी जो है वो, रेडियल आर्टरी को तो हमने कंप्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन अगर अल्नर आर्टरी जो है वो अनेबल है कि वो कैपेबल नहीं है हैंड को ब्लड सप्लाई करने के लिए, तो जब हम रेडियल आर्टरी को कंप्रेस कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी जो हैंड है वो हमें वाइट कलर के देखने को मिलेंगे, जो क्या इंडिकेट करेंगे कि अल्नर आर्टरी जो है वो अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि जब भी हमें रिजल्ट में वाइट कलर जब भी हमें रेडियल आर्टरी को प्रेस करने के बाद हैंड में ब्लड सप्लाई ना देखने को मिले तो हमने कभी भी एलिन टेस्ट को परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। अगर हम रेडियल आर्टरी को प्रेस करने के बाद अल्नर आर्टरी कैपेबल है ब्लड सप्लाई देने के लिए तो उसी केस में जो है वो हम उसी केस में हम एलिन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने, तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एलिन टेस्ट तरह से हम एलिन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और एलिन टेस्ट जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम 2 ml की सिरिंज लेते हैं जिसको कि हेपेरानाइज किया जाता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके। अब जब हमने एलिन टेस्ट कर लिया तो उसके बाद हम सैंपल को कहाँ पर भेज देते हैं, लेबोरेटरी भेज देते हैं। अब जैसे ही लेबोरेटरी से हमारे पास रिजल्ट आया एबीसी का, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसमें हम देखते हैं फर्स्टली देखते हैं हम पीएच, सेकेंडली हम देखते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और थर्डली हम देखते हैं उसमें सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है। लेकिन हमें डायग्नोस करने से पहले हमें इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि पीएच, नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड कितना होता है, तो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमारी कितनी होती है, नॉर्मल 35 से लेके 45 होता है। अगर हम सोडा बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये कितनी होती है, 21 से लेके 27 मिली इक्वल पर लीटर, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हमारे पास जो है वो कोई भी रिपोर्ट आएगी। अब हमने डायग्नोस करना है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को किसी भी तरह का एसिडोसिस, एल्केलोसिस, कंपनसेटिव, अनकंपनसेटिव, कोई भी डायग्नोस करने के लिए हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे, अब मैं आपको वो बताऊंगी। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरफ हमारा होता है सोडा बाइकार्बोनेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन मेंटेन करेगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा लंग्स। और HCO3 को कौन मेंटेन करेगा, तो इसको मेंटेन करेगी किडनी। और ये दोनों किडनी और लंग्स जो है वो मेंटेन करके रखेंगे हमारे पीएच को।
ठीक है। तो इन दोनों ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कि हमें कि पेशेंट्स को कौन सा मतलब एसिडोसिस हो रहा है या एल्केलोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये दो सिस्टम जो है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो पीएच है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होता है किसके, सोडा बाइकार्बोनेट। और मैंने क्या बताया कि सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो इसको कौन मेंटेन करता है, तो इसको मेंटेन करता है किडनी। ये बात तो हमें पता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से होगा। तो जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो पीएच जो है वो हमारा डिक्रीज्ड होगा, पीएच हमारा डिक्रीज्ड होगा। इसके अलावा जो HCO3 का लेवल्स है वो भी हमारा डिक्रीज्ड होगा। अब कितना डिक्रीज्ड होगा, ये 7.35 से नीचे जाएगा, ये 7.35 तक रहेगा। और सोडा बाइकार्बोनेट का जो लेवल्स है वो कितना रहेगा हमारा 21 या फिर 21 से बिलो आएगा। तो हम यहाँ से डायग्नोस कर लेंगे कि पेशेंट्स को क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में जो पीएच है वो हमारा बढ़ जाएगा 7.45 से अब चला जाएगा 7.46 तक जा सकता है। और जो हमारा सोडा बाइकार्बोनेट है उसका लेवल 28 मतलब कि 27 से अब चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डायग्नोस करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, मतलब पेशेंट्स को एसिडोसिस हो रहा है या एल्केलोसिस को किस तरह से फाइंड करेंगे कि पेशेंट्स को क्या हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कुछ वैल्यू लिखती हूँ, 28 ये लिखी मैंने आपके पास, मैंने 3 वैल्यू लिखी। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि मैं मतलब आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से हम डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट्स को एसिडोसिस हो रहा है या पेशेंट को एल्केलोसिस हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा पीएच है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, इधर मैं आपकी नॉर्मल वैल्यू लिख देती हूँ 7.35 टू 7.45। तो जब इससे नीचे जाएगी, ठीक है, तब तो होगा एसिडोसिस। और जब इसके ऊपर जाएगी तब क्या होगा, तब होगा हमारा एल्केलोसिस, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में रहेगी तो वो हमारी नॉर्मल वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा पीएच था वो 7.32 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडोसिस में जा रहा है, बिकॉज 7.35 से अगर बिलो जा रहा है तो हमें क्या पता लगा कि ये एसिडोसिस हो रहा है। अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है कि इस पीएच को हमने मैच करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमने सोडा बाइकार्बोनेट के साथ हम इसको मैच करवाएंगे। जैसे कि हमने पीएच को सबसे पहले किसके साथ मैच करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के नॉर्मल लेवल का पता है कि कितना होता है 35 से लेके 45। इससे नीचे जाएगा, अगर इस वैल्यू से नीचे जाएगा तब तो एसिडिक होगा, और इससे अबव जाएगा तो एल्केलोसिस होगा। और इन दोनों के बीच की अगर वैल्यू रहेगी तो वो हमारी नॉर्मल वैल्यू रहेगी, राइट। तो अब हमने देखा कि हमारा पीएच जो है वो 30 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 से बिलो आ रहा है। तो मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है। तो यहाँ पर भी पीएच भी कम था और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो था वो भी कम है। अब हम किस तरह से जो है वो क्या ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जो पीएच है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शंस है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जब पीएच का लेवल कम हुआ था तब तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, तभी हम इसको इसके साथ डायग्नोस कर सकते, तभी हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोल सकते। लेकिन ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, तो हमने कट कर दिया। अब हमने सेकेंडली क्या करा, इसी पीएच को हम लेके गए सोडा बाइकार्बोनेट के साथ। अब हमें पता है कि सोडा बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल कितना होता है 21 से लेके 27। अब हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू तो 27 से भी ज़्यादा है, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी है 28 है। तो अब हमने पीएच को किसके साथ रिलेट करा, सोडा बाइकार्बोनेट के साथ रिलेट करा। तो हमें क्या, हमने यहाँ पर तो एसिडोसिस हो रहा था पेशेंट को, मतलब पीएच तो कम था, लेकिन यहाँ पर तो सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो मतलब कि सोडा बाइकार्बोनेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस था ना। अगर ये कम हो रहा था तो अगर ये कम हो रहा था तो इसको भी कम हो, अगर ये भी कम होता तब तो हम बोल देते कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। लेकिन इसका लेवल तो बढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि तो इसका अगर इसके हमें आंसर दिया होता तो मतलब अगर हमने इसका आंसर देना है तो ये क्या होगा कि नॉट डाटा एडिक्वेट, नॉट डाटा एडिक्वेट, मतलब कि इसमें से हम कोई भी डायग्नोस नहीं बना पाए, ठीक है। अब मैं आपको अगली वैल्यू बताती हूँ।
अब देखो कि हमारे पास pH जो है वो कितना है 7.30 है, ठीक है। अब pH को हम सबसे पहले कहाँ पर लेके गए, दोबारा से हम किस पे लेके गए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कितना है 46 है, मतलब कि 45 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये डाटा जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब कि ये क्या बना हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन अगेन हमें कहाँ तक भी जाना है, हमें दूसरी वैल्यू को भी चेक करना है। हमने दूसरी वैल्यू को चेक करा तो यहाँ पर तो pH कम था और यहाँ पर तो सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल बड़ा हुआ, तो मतलब इसके साथ तो ये मैच नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, इनकी तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा pH कम हो रहा है और यहाँ पर तो सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये डायग्नोस क्या बना हमारा, ये बना हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया ये। अब हमने रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की मैं आपको बताती हूँ। pH अब हमने दोबारा चेक करा तो ये इसका लेवल बड़ा, pH हमारा बड़ा हुआ था और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारा 35 से कम था। तो मतलब यहाँ पर और इसके साथ हमने जब इसको इसके साथ मैच करा तो यहाँ पर तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल कम था और जबकि यहाँ पर तो बड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब ये क्या बना हमारा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। हमें एक ही बात याद रखनी है स्टूडेंट, हम सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो यहीं पर होते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में। क्यों होते हैं, क्योंकि जो pH है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के। मतलब जब pH का लेवल बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज्ड होगा। ठीक है, pH का लेवल बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज्ड होगा, जहां से हम डायग्नोस क्या करेंगे कि pH का लेवल, तो यहाँ से हम डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो रहा है। लेकिन अगर pH का लेवल डिक्रीज्ड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज्ड होगा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जबकि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है ये बिल्कुल सिंपल है। अगर pH बढ़ रही है तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बढ़ रही है, अगर pH कम हो रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल भी इंक्रीज्ड हो रहा है। तो इसमें तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमें चेक करना है। पहले हमने pH को रिलेट करना है किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर वो रिलेट नहीं कर रहा है तो उसके बाद हमें कहाँ पर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलेट करना है। फिर हमें अगर उसके साथ भी वो नहीं मैच कर रहा है तो हम कौन सा ऑप्शन ढूंढेंगे कि डाटा इनएडिक्वेट या नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर वो जिसके साथ मैच कर रहा है तो हम उसको उस तरह से कि एसिडोसिस है एल्केलोसिस, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। आपको बताऊंगी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता क्या है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, तो उसको हमारी किडनी मेंटेन कर रही है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको कौन मेंटेन करके रख रहा है, तो उसको हमारे लंग्स मेंटेन करके रख रहे हैं। तो कंपनसेटरी में क्या होगा कि अगर हमारे लंग्स बीमार हो रहे हैं तो उसका जो काम है वो किडनी कर रही है और किडनी उस काम को करके हमारे pH को नॉर्मल कर रही है। ठीक है, और अगर हमारे लंग्स बीमार हो रहे हैं तो लंग्स का काम जो है वो हमारी किडनी कर रही है और किडनी उस काम को करके जो है वो हमारे pH को नॉर्मल कर रही है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, कंपनसेटरी मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में बता रही हूँ, जिसमें कि हमारा pH जो है वो 7.35 है। इस कंडीशन में जो हमारा pH होगा वो नॉर्मल रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है इन दोनों में वेरिएशंस देखने को मिलेगी, लेकिन जो हमारा pH है उसका जो वैल्यू है वो हमें नॉर्मल देखने को मिलेगी। चाहे वो कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, चाहे वो कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, दोनों की दोनों कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, pH नॉर्मल देखने को मिलेगा। उसी तरह से हमें कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इन दोनों में भी हमें pH जो है 7.45 देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों की वैल्यू में हमें वेरिएशंस देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमें जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली तो पहचानना बता दिया हुआ है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। तो उसी तरह से पहले हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम pH को जो है वो हमने जैसे कि pH देख लिया कि 7.35 है। ठीक है, अब हम pH को हमने किसके साथ मैच करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैच करवाया। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ pH को मेंटेन करके के साथ मैच करा तो हमने देखा कि यहाँ पर तो 7.35 था। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, एसिडिक वैल्यू को।
अब हम कहाँ पर गए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है हमारे पास, क्या, तो अब मैंने क्या करा कि पीएच को पहले किसके साथ में मैच करवाया, तो मैंने करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब मैंने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितनी मिल रही है, 46, ठीक है। अब हमें पता है कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शंस है, तो मतलब क्या हो गया कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को ये इंडिकेट कर रहा है। अब हमने पीएच को किसके साथ में मैच करवाया, तो हमने सोडा बाइकार्बोनेट के साथ में मैच करवाया। अब यहाँ पर हमारा पीएच बड़ा हुआ था, कम हुआ था, और यहाँ पर हमारा सोडा बाइकार्बोनेट की वैल्यू बड़ी हुई थी, जबकि हमें पता है कि पीएच जो है वो सोडा बाइकार्बोनेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शंस में है, तो मतलब कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें ये तो पता चल गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि कंपनसेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कंपनसेट का पता हमें इस वैल्यू से पता चलेगा। अगर तो पीएच हमारा नॉर्मल है तब तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बॉडी जो है वो कंपनसेट कर रही है। लेकिन अगर पीएच यहाँ पर 7.35 की जगह पे 7.31 होता, 30 होता, तो मतलब इसको यहाँ पर किया जाता है हमारा अनकंपनसेट, मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो अनकंपनसेट कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह से कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में हमारा पीएच जो है 7.45 आ जाएगा, और बाकी की दो वैल्यू जो है वो हमें अब नॉर्मल मिलेगी। सिंपली बोलने का मतलब यही रहेगा कि हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म में जो हमारा पीएच है वो हमारा नॉर्मल रहेगा, एसिडोसिस हो चाहे एल्केलोसिस हो, ठीक है। एसिडोसिस में 7.35 तक रहेगा और एल्केलोसिस में 7.45 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म के बारे में। अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होगा कि इसमें हमें तीनों की तीनों वैल्यू अब नॉर्मल मिलेगी। क्यों मिलेगी, इसमें हमारा जो लंग्स थे और हमारी किडनी थी, इन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश करी, लेकिन ये हमारे पीएच के साथ कंपनसेट नहीं कर पाए, मतलब हमारे पीएच को ये नॉर्मल नहीं कर पाए, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा कि हमारा, जैसे कि मैं वैल्यू लिखती हूँ, जैसे कि हमारा पीएच है वो हमारा कितना है, 7.30 है। देखो जैसे कि हमारा पीएच जो था इसमें कितना आ गया, 7.30 आ गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो कितना है हमारा, 47 है, और जो सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल है वो कितना है हमारा, 29 है। तो अब हमने पीएच को किसके पास लेकर गए, हम गए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने जो पीएच को मैच करवाया तो हमें पता चल गया कि ये हो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रहा है, ठीक है। अब हम इसके बाद इसको लेकर गए HCO3 के पास, तो पीएच का लेवल कम था और जबकि HCO3 का लेवल बढ़ा हुआ, तो मतलब मेटाबॉलिक के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब हमने देखा कि ये कंपनसेट कर रहा है या नहीं कंपनसेट कर रहा है, तो अब हमने पीएच को देखा, तो पीएच तो हमारा 7.30 है, मतलब कि पीएच जो है वो कंपनसेट नहीं कर रहा है, पीएच की जो ये वैल्यू है ये नॉर्मल नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कि ये अनकंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा अनकंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब नेक्स्ट में वैल्यू लिखती हूँ। अब हमने क्या करा, पीएच को किसके साथ में, हमने देखा कि पीएच बढ़ा हुआ है, पीएच हमारा क्या है, इंक्रीज्ड है। अब हमने इसको किसके साथ मैच करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है हमारा, डिक्रीज्ड है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज्ड और पीएच का लेवल बढ़ा हुआ, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो रहा है, ठीक है। अब हमने पीएच को किसके साथ मैच करवाया, HCO3, मतलब कि सोडा बाइकार्बोनेट के साथ। सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल 20 मिली इक्वल पर लीटर्स है, तो मतलब कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है, तो ये इसके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है। तो मतलब हमारा बिल्कुल क्लियरली हो गया कि पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो रहा है। अब हमने देखा कि कंपनसेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कंपनसेट के लिए हम किस चीज को चेक करेंगे, पीएच को। अब हमने पीएच को देखा तो पीएच जो था वो 7.49 है, कि हमें इस चीज का पता चलेगा कि पीएच तो नॉर्मल 7.35 से 45 होगा, तो एल्केलोसिस वाली कंडीशन है, तो अगर ये 5 तक होती तब तो ये कंपनसेट कर रही थी, लेकिन ये 4.9 तक जा रही है, तो मतलब ये अनकंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में भी यही कंडीशंस रहेगी, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हमें पीएच नॉर्मल मिलेगा, बाकी की जो दो अदर वैल्यू है, जैसे कि हमारी सोडा बाइकार्बोनेट हो गई या हमारा सोडा बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो हमारी अब नॉर्मल देखने को मिलेगी। लेकिन जो अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म्स है, इसके बीच में हमारा जो पीएच होगा वो हमारा नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, उसमें हमारी वेरिएशन देखने को मिलेगी। अदर की जो दो वैल्यू है वो हमारी दोनों में से एक नॉर्मल हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो पीएच है वो हमारा अनकंपनसेटेड होगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमारा किन किन कंडीशंस में होता है? तो सबसे फर्स्टली हम लिख लेंगे COPD, कॉर्नरी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सेकेंडली हमारी आ जाएगी अस्थमा। थर्ड हमारी आ जाएगी ब्रोंकाइटिस। फोर्थ आ जाएगी पल्मोनरी एडिमा। फिफ्थ आ जाएगी ट्यूबरकुलोसिस। कि हम बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज है उन सभी में हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हमारा देखने को मिलेगा पेन में, फीवर में, हाइपर वेंटिलेशन में, हाइपोक्सीमिया में, डिज्निया में। इन सारी की कंडीशंस में जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। डीके में पेशेंट जा रहा है, इंक्रीज्ड अमाउंट में फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके अलावा हाई फैट डाइट ले रहा है, इसके अलावा एस्पिरिन की ओवरडोज ले रहा है। ये सारी की सारी कंडीशंस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। वॉमिटिंग और ड्यूरेटिक्स ले रहा है पेशेंट अगर। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।